हेलो फ्रेंड्स, सोशल विद सविता चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएसटी का प्री बोर्ड पेपर जो किसी स्कूल में कंडक्ट कराया गया था। जिन बच्चों के प्री बोर्ड हो चुके हैं वो इस पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिनके प्री बोर्ड नहीं हुए हैं वो इस पेपर को देख के समझ सकते हैं कि उनके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसा डिफ़िकल्टी लेवल होगा या उनकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है प्री बोर्ड के लिए। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा सेक्शन ए, जिसमें 20 क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन में हमें वो करेक्ट ऑप्शन देखना है। द मूवमेंट दैट ब्रोक colonial laws and also refused cooperation with the British। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कॉलोनियल लॉज तोड़े गए थे, फॉरेस्ट लॉज तोड़े गए थे, इसलिए इस पहले क्वेश्चन का सही आंसर है सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, Why do you think power is shared among organs of government, that is executive, legislative and judiciary, called horizontal distribution of power? What does result in? अब जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी बीच, तो उनके हाथों में डिफरेंट पावर्स होती है और इससे बैलेंस ऑफ पावर होता है इंस्टीट्यूशंस के बीच में। तो अगर हम इसको देखें तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, मिस्टर वाई नीड्स अ लोन फॉर बाइंग मशीन्स टू इनहेंस क्रॉप प्रोडक्शन, ही बाइज लोन फ्रॉम बैंक एज इट इज। अभी हमें कुछ 4 चीज़ें लिखी हुई हैं और नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ें सही हैं। अब मिस्टर वाई फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट से लोन ले रहे हैं, तो यानी चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट होगा और साथ ही साथ वो इनफॉर्मल क्रेडिट के जाल से यानी डेब्ट ट्रैप से बच जाएंगे। तो यानी अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक स्टेटमेंट दी है हमें, ऑपोजिशन स्लैम्स मिनिस्टर्स रिमार्क कंडेम्स राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। तो इस पे लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि जो ऊपर लिखी हुई स्टेटमेंट है वो एक फंक्शन बता रही है ऑपोजिशन पार्टीज का डेमोक्रेसी में। तो हमें इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा फंक्शन नहीं है ऑपोजिशन पार्टी का। तो हम देखें तो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज ये नहीं देखती कि गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है किस चीज़ के ऊपर या उनका कितना बजट है, वो ये नहीं देखती। वो गवर्नमेंट को उसकी फेलियर्स के लिए क्रिटिसाइज करती है या फिर उससे लोगों की डिमांड रखती है उनके सामने। तो इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, कंट्री पी हैज रिसेंटली अडॉप्टेड डेमोक्रेसी आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल। तो यानी कंट्री पी ने बहुत ही लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल के बाद डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है, तो हम उसके सिटीजन्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे। ये 4 ऑप्शंस लिखे हैं इसमें, तो हम इसमें ऑप्शन बी टिक करेंगे, क्योंकि एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए, उसे लोगों की मांगें सुननी चाहिए, तो इसलिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, जो प्रोजेक्ट है ये 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला तो हाइडल पावर को जनरेट करने के लिए और दूसरा खेतों में सिंचाई के लिए यानी इरिगेशन के लिए। तो यानी हमारे 1 और 3 करेक्ट हैं, तो हमारा सी ऑप्शन होगा 1 एंड 3। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 7th क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी है जिसमें हमें सॉइल का नाम, उस पर कौन सी क्रॉप उगाई गई है और उसकी क्या विशेषता है वो लिखी गई है। तो हमें ए और बी चूज करना है। अब सॉइल का नाम ब्लैक है और ब्लैक सॉइल में कॉटन उगाया जाता है,
तो यानी ए का आंसर कॉटन हो गया। अब बी लिखा है क्रॉप उगाई जाती है शुगर केन, पैडी और वीट, और इसकी क्वालिटी है कि ये वेरी फर्टाइल है और पोटैश और फॉस्फोरिक एसिड और लाइम है इसमें। तो इसका बी का आंसर है एलुवियल सॉइल। तो हम इसके हिसाब से देखें तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होता है, जिसमें है ए कॉटन और बी एलुवियल सॉइल। 8वें क्वेश्चन में हमें एक इमेज दी गई है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है और नीचे स्लम्स हैं, यानी गरीब लोगों के घर हैं। तो अब लिखा हुआ क्वेश्चन में कि इस चीज़ को देखते हुए कौन से गोल्स ऑफ डेवलपमेंट प्रायोरिटाइज करनी चाहिए इस रीजन में। तो ये पिक्चर दिखा रही है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसे हैं। तो यानी इनकम डिस्पैरिटीज रिड्यूस करनी होगी लोगों के बीच में। तो इसका आंसर होगा ए। 9th क्वेश्चन में लिखा है हु इज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी। इसका तो आंसर बहुत ही ईजी है, इसका आंसर होगा कांशीराम, यानी ए ऑप्शन। 10th क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट्स दी हैं बॉक्साइट के बारे में, हमें बताना है कौन कौन सी सही है। स्टेटमेंट 1 कह रही है फ्रॉम बॉक्साइट अ क्ले लाइक सब्सटेंस एल्यूमिना इज एक्सट्रैक्टेड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्टेटमेंट 2 है झारखंड इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। ये गलत स्टेटमेंट है, झारखंड नहीं ओडिशा लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर है इंडिया में। स्टेटमेंट 3 बेल्लारी चित्रदुर्गा बेल्ट इज फेमस फॉर बॉक्साइट रिजर्व्स इन इंडिया। ये स्टेटमेंट भी गलत है, बेल्लारी चित्रदुर्गा बेल्ट आयरन रिजर्व्स के लिए इंडिया में फेमस है, जो कि कर्नाटका में है। तो यानी हमारी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर होगा ए, ओनली 1। 11th क्वेश्चन में दिया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई। इसका होगा ए ऑप्शन, यानी वो बच्चे जो 100 लोगों के 1000 लोगों के रेशियो में जो 1 साल पहले ही मर जाते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में। तो यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि इसके आधार पे क्या सही है, ये क्या पैराग्राफ बोल रहा है। तो हमें को ऐसे पढ़ना है द डेवलप्ड कंट्रीज हैव गॉन थ्रू हिस्टोरिक चेंजेस in the economic sector as the economic activities had gradually shifted from primary to secondary to tertiary sector. Now, service sector has become the most important sector. The shifting of economic activities does not mean complete elimination of previous sectors, but the importance of dominance of next sector is increased. The shifting of economic activities mean that. तो इसका आंसर होगा कि अगले सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, यानी बी ऑप्शन। 13th क्वेश्चन में लिखा है किसने कहा था कि पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, तो यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब 14th क्वेश्चन में आपको एक पाई चार्ट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट का है रूरल हाउस होल्ड्स के लिए इंडिया में। ये थोड़ा सा ग्राफ ब्लर आ रहा था, तो इसलिए हमने आपके लिए थोड़ा सा लिख दिया है कमर्शियल बैंक की परसेंटेज और मनी लेंडर की परसेंटेज। तो अगर आप इसको देखें तो मनी लेंडर की परसेंटेज ज़्यादा है, तो यानी डी ऑप्शन मनी लेंडर्स। अब आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं। 15th क्वेश्चन लिखा है द राइटिंग ऑफ थिंकर्स सच एज थॉमस पेन, वोल्टायर एंड जीन जैक्विस वर वाइडली प्रिंटेड एंड रेड। बिल्कुल ठीक है। रीजन लिखा है व्हेन साइंटिस्ट लाइक आइजैक न्यूटन began to publish their discoveries, they could not influence a much wider circle of scientifically minded readers.
दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, पर दोनों को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं, तो यानी बी ऑप्शन, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. 16th question. In some parts of the world, for example, in Scandinavian countries such as Sweden, Norway, and Finland, the participation of women in public life is very high. ये ठीक है. रीजन दिया है, in our country, women still lag much behind men despite some improvements since independence. तो दोनों स्टेटमेंट्स दोबारा ठीक है, पर दोनों स्टेटमेंट्स फिर से एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं, तो यानी बी ऑप्शन होगा. अब 17th लिखा है, assertion most regions of the world are closer contact with each other than a few decades back. Reason, the result of foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and markets across countries. तो ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अब 18th क्वेश्चन, आपको एक पिक्चर दी गई है, इस पर आपको बताना है कि ये कौन है इस पिक्चर में. तो इस पिक्चर में दिखाए गए हैं नेपोलियन बोनापार्टे, जब वो 1813 में हुई बैटल ऑफ लिप्जिग में टेरिटरीज को हार गए थे. तो आपको एक बैग में से दिख रहा होगा कुछ पेपर्स निकलते हुए, तो उन पेपर्स पे उन टेरिटरीज का नाम लिखा है जो नेपोलियन हार गया था बैटल ऑफ लिप्जिग में. 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन में बताना है कि अमेरिका को डिस्कवर किसने किया बेसिकली, फिर इन द ब्लैंक में. तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था, तो यानी ए इज द आंसर. 20, which is following is not a factor that has led to globalization. B is the answer, political instability. अब यहाँ पे हमारे MCQs खत्म होते हैं और सेक्शन बी और सी शुरू होते हैं. सेक्शन बी में 21st क्वेश्चन दिया है, आपको दो सुटेबल एग्जांपल्स देने हैं बताने के लिए कैसे प्री मॉडर्न वर्ल्ड चेंज्ड हो गई विद डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स टू अमेरिका. पहला क्वेश्चन, ये आपको दो एग्जांपल्स देने हैं. 22nd क्वेश्चन, आपको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के दो फीचर्स लिखने हैं, कोई भी दो फीचर्स लिखने हैं आपको इस क्वेश्चन में, कि कब लॉन्च हुआ था या क्या किया गया था इस मूवमेंट में. ये अब 23 में आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको दोनों में से कोई एक करना है. डज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम हेल्प इन कम्युनिटी सोशल डाइवर्सिटी, तो इसका आंसर है यस, और आपको इस चीज़ को 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है, कैसे डेमोक्रेसी वेरियस कम्युनिटीज़ को अकोमोडेट करती है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने से रोकती है. इसके और पार्ट में लिखा है, एनी टू फैक्टर्स ऑन विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स. तो आपको ऐसे दो फैक्टर्स लिखने हैं जिस पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है. 24th क्वेश्चन, इसमें लिखा है, आपको सिग्निफिकेंस बतानी है सेकेंडरी सेक्टर की इंडियन इकोनॉमी में, तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं इसमें भी, और इसके और पार्ट में लिखना है, हाउ हैव द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीन द मेजर फैक्टर टू इनेबल ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन. तो आपको इसमें लिखना है कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने में, तो आपको 2 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करना है. अब यहाँ पे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, अब सेक्शन सी शुरू होता है आपका. अब 25th क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन में लिखना है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी जिसने फीलिंग ऑफ एलियनेशन बढ़ा दी श्रीलंकन तमिल्स में. तो आपको 3 पॉलिसीज लिखनी है इसमें, जिसकी वजह से उनको लगने लगा तमिल्स को कि उनकी राइट्स उनसे लिए जा रही है. इसके और पार्ट में आपको स्टेटमेंट्स दी गई है,
तो आपको इस क्वेश्चन में लिखना है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के 3 पॉइंट्स कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब 26 क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी गई है। आपको पहले पार्ट में लिखना है कि मेघा को कितने इंस्टॉलमेंट्स लगेंगे इस लोन को पे करने में। और दूसरे क्वेश्चन में आपको लिखना है कि आप कोलेटरल शब्द से क्या समझते हैं, यानी आपको कोलेटरल को डिफाइन करना है। अब 27 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सुनील और रमन ने अपनी ग्रेजुएशन सेम कॉलेज से की। सुनील अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड था, जबकि रमन ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड था और खुश था। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा 3 पॉइंट्स के डिफरेंस को बताना है, यानी आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में 3 डिफरेंसेस लिखने हैं। अब 20th क्वेश्चन में लिखना है कैसे प्रिंट कल्चर ने ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, यानी नेशनलिज्म को बढ़ाया इंडिया में। तो आपको लिखना है 3 पॉइंट्स के ऊपर। इसके और पार्ट में एक स्टेटमेंट दी है, रोमन कैथलिक चर्च बिगन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम द मिड 16th सेंचुरी, गिव रीजन। तो रोमन कैथलिक चर्च ने इफ इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स को रखना क्यों शुरू किया मिड 16th सेंचुरी से? आपको इसके 3 कारण बताने हैं। 29th क्वेश्चन, explain any 3 reasons due to which large dams come under great opposition in recent years। इस क्वेश्चन में आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स के पॉइंट्स लिखने हैं। इसके और पार्ट में को लिखना है व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, गिव 2 मेन फीचर्स ऑफ दिस सॉइल। तो आपको इसमें लिखना है कौन सी सॉइल पाई जाती है ईस्टर्न कोस्ट में रिवर साइड पे, और आपको उसके 2 फीचर्स लिखने हैं। अब यहाँ पे हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब शुरू होते हैं 5 मार्क्स से क्वेश्चंस। सेक्शन डी 30th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है कि कहाँ पे और किसकी प्रेसिडेंटशिप में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इंडियंस की, और साथ ही साथ लिखना है कि कैसे पार्टिसिपेट किया था अमीर किसानों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो आपको इस क्वेश्चन को 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। 31st क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट दी है द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट्स। बेसिकली आपको यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में लिखना है और उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में लिखना है। इसके और पार्ट में consequences of environmental degradation not respect national or state boundaries, explain the statement by giving for suitable arguments। आपको इस क्वेश्चन में लिखना है कि जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा जाता है तो उससे क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसको आपको 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स देके। 32nd क्वेश्चन, democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored, support the statement। आपको इसमें बेसिकली लिखना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों अकाउंटेबल है, लेजिटिमेट है, रिस्पॉन्सिव है टू द नीड्स ऑफ गवर्नमेंट। इसको आपको 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। इसके और पार्ट में about 100 years ago there were few countries that had any political party, now there are few countries that do not have any political parties। तो आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ के एक्सप्लेन करना है कि पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी कंट्री के लिए। बेसिकली हमें इसके फंक्शंस लिखने हैं। 33 क्वेश्चन, हाउ इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन 3 phases by which treatment of industrial influence can be done। तो 33 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे लिखना है कि किस टाइप का पोल्यूशन इंडस्ट्रीज की वजह से फैलता है और क्या क्या वो स्टेप्स ले सकते हैं
इन पोल्यूशंस को कम करने के लिए। इसके और पार्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इज एसेंशियल। कीपिंग द स्टेटमेंट इन माइंड, explain why it is possible for India to develop the non-conventional energy resources. Name the different sources of energy that have been developed. Also name an area where each of these has been popular. तो आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे देश के लिए क्यों ज़रूरी है, और ऐसे कुछ सोर्सेज के नाम लिखने हैं जो डेवलप हो चुके हैं, और ऐसे कहाँ कहाँ डेवलप हुए हैं उस एरिया का एक नाम भी लिखना है। अब यहाँ पे हमारे 5 मार्क्स से क्वेश्चंस खत्म होते हैं। सेक्शन ई हमारा स्टार्ट होता है केस बेस्ड। 34th क्वेश्चन, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के समझ के आंसर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि विच कंट्रीज फॉर ऑल द नेशन स्टेट्स। सेकंड पार्ट में डिफाइन एब्सोल्यूटिस्ट। सी पार्ट व्हाट डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। तो आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के समझ के आंसर्स देने हैं। 25th क्वेश्चन में आपको टी कल्टीवेशन के बारे में लिखा हुआ है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है ये। तो आपको लिखना है पहले फर्स्ट में कि हु इंट्रोड्यूस्ड द कल्टीवेशन ऑफ टी इन इंडिया, और बी पार्ट में व्हाई इज टी प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन्स, और सी पार्ट में व्हाई इज टी अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो आपको इस पढ़ के इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। 36th क्वेश्चन कम्युनलिज्म के ऊपर है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है। पहले पार्ट में लिखा है विच कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म गेट्स इन्वॉल्व्ड इन आवर एवरीडे बिलीव्स, व्हाट डज द कम्युनल माइंड लीड टू, सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज कम्युनलिज्म टेक इट्स मोस्ट अगली फॉर्म। तो इसके भी आंसर्स आपको इसमें दिए होंगे, आपको इसको अच्छे से पढ़ के चैप्टर को समझ के आंसर्स लिखने हैं। अब सेक्शन एफ हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 37th क्वेश्चन में आपको ए और बी मार्क करके दिया होगा। ए और बी जैसे प्लेसेस हैं, आपको उनको लोकेट करना है, यानी प्लेस वेयर जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस एंड प्लेस वेयर आईएनसी सेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920। तो आपको एक जगह मार्क करनी है। 37th क्वेश्चन में आपको 5 जगहों के नाम लिखे हुए हैं, आपको इसमें से केवल 3 करनी है लोकेट। तो आप मैप आपके घर में होगा तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इसी से हमारा पेपर ख़त्म होता है। अगर आपको इस पेपर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको अपना लेवल पता चल जाए कि आपकी प्री बोर्ड की तैयारी कैसी है। वीडियो पसंद आई हो तो सोशल विद सविता चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो थैंक यू।